सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनामिक डोज अगेन। और आज हमारी बेसिक रिक्वायर्ड सीरीज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस यार एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स में आता है, वहाँ ये एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, कंप्लीट इसको अच्छे से पढ़ा जाता है, लेकिन फिजिक्स में इस शब्द का जिक्र बार बार होता है। आपको कई बार फिजिक्स के क्वेश्चंस में ऐसा दिखने वाला है कि टाइम इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिखती रहेंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जिनको फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, वो हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई क्या है ये फंक्शन, इसने क्या बोल दिया। ठीक है, वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं लेके आया हूँ ये बेसिक रिक्वायर्ड सीरीज, जिसमें आपको फंक्शंस के बारे में इतना बता दूंगा मैं कि आपको फंक्शन नाम सुनते ना डर नहीं लगेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मैथ्स के जैसे इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, लाइक मैं आपको डोमेन, रेंज और हर टाइप के फंक्शन बता रहा हूँ कि डिस्क्रीट फंक्शन क्या होता है। भाई वो सारी चीजों पे हम टिक डाउन बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना पढ़ना है कि हमारी जो फिजिक्स का जब मैं पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको काइनेमेटिक्स ना, वहां कोई शब्द आ जाए तो उससे आपको डर ना लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन के साथ। और स्टार्ट करने से पहले अगेन भाई, हर बार की तरह मेरे बारे में थोड़ी बहुत बातें। जैसा मेरा नाम आप हर किसी को हर कोई मुझे शायद अब जानने लगा होगा। ठीक है, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया ट्रिपल आई टी जबलपुर से, और करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज अ लिटिल अबाउट मी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फंक्शन गाइस। ठीक है यार, तो सबसे पहले यार फंक्शन देखो क्या होता, क्या है फंक्शन, क्या है भाई। फंक्शन में हम जाते हैं ना, फंक्शन है अच्छा एक बात होता है, जैसे घर में फंक्शन होता है ना, तो वो क्या होता है उसमें आप रिलेटिव्स को बुलाते हो। ठीक है, जिन लोगों के बीच में रिलेशन होता है उन एंटिटीज को आप उतारते हो ग्राउंड में फंक्शन में। तो यहाँ इस फंक्शन में भी हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिनके बीच में कोई रिलेशन है। ओ भाई, एक चीज तो हम भूल ही गए, चश्मा बदलना। टीचर वाला चश्मा लगाना है भाई। ओह वी आर बैक। ठीक है, तो यार बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शन में। जैसे मैंने बोला, उन लोगों को, उन क्वांटिटीज को उतारना है ग्राउंड में जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। ठीक है भाई, ऐसे लोगों को उतारना है। तो सर फंक्शन करेगा क्या? अब फंक्शन क्या करता है यार, रिलेशनशिप बनाता है ना। आप लोगों को बुलाते हो, उनसे आपकी जान पहचान होती है, हाल चाल जानते हो एक दूसरे का, रिलेशनशिप अच्छे करते हैं। यहाँ पे भी वही करना है। सो फंक्शन ना, फंक्शन क्या है पता है आपको? फंक्शन बस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन लिखना मेरे साथ। इट इज a concept that describes relation, okay, AUN, ship between two quantities। ठीक है, सिंपल, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा भाई कि इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, दोज क्वांटिटीज कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब लेट्स से भाई पिक्चर में लेके आते हैं फॉर एग्जांपल एक्स और वाई को। ठीक है, हमेशा भाई एक्स वाई पे ही हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई को लेके आया मैंने, एक क्वांटिटी है मेरे पास एक्स और एक क्वांटिटी है मेरे पास वाई। तो फंक्शन है ना जो, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे डालेंगे भाई लाल। सबसे पहले तो वाई को रहने दो आप। ठीक है, और लाल रंग से हम डाल देंगे रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? अगर दो क्वांटिटीज आपस में रिलेशन में हैं, ठीक है भाई, उस रिलेशन का नहीं पता, यहाँ पर रिलेशन देखो ऐसे शो करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन फंक्शन ये बस सिंपल नोटेशन है, सिंपल नोटेशन है, नीले डब्बे के अंदर इसको पैक कर लो, ये सिंपल नोटेशन है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है भाई? यहाँ पे मैंने बोला कि दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ठीक है, तो दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को ये शो कर रहा है। अब यार एक ना एग्जांपल लेते हैं। सर एक कोई फंक्शन लिख दो, आप बोलोगे एक फंक्शन लिख दो। ठीक है, इसकी और डेप्थ डेफिनेशन अभी आप जानोगे, पता है। अब एग्जांपल, एक रियल एग्जांपल लिख दो कोई। यार अगर मैं लिख दूं जिस चीज से आप वाकिफ हो, 4x+2, कई बार देख चुके हैं भाई। सर इसको तो बहुत बार देख चुके हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको लाइन पढ़ाया था, यार हर किसी को याद हो गया होगा, ये y इज इक्वल टू mx+c। ठीक है, चलो ठीक है सर, लेकिन ये फंक्शन कैसे है ये भी तो बताओ। यार देखो, अगर ना x की वैल्यू में वन रख दूं, y की क्या वैल्यू मिल जाएगी? 6। अगर मैं x की वैल्यू 2 लिख दूं, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 10। मतलब इफ आई चेंज x, y विल बी ऑल्सो चेंजिंग चेंजिंग।
अगर मैं x को बदल रहा हूं तो y मेरा अपने आप बदल रहा है। इसका मतलब रंग दिखा रहा है ना, y भी अपना x के साथ साथ बदल रहा है। तो भाई अगर x के बदलने पे y भी बदल रहा है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। इसका मतलब ये एक फंक्शन है। इसका मतलब y अगर मेरा बदल रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर मैं बोल दूं तो क्या कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि x के बदलने पे y बदल रहा है, इसलिए y इज अ फंक्शन ऑफ x। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। चलिए सर बहुत बढ़िया, ऐसा होता है फंक्शन। बस भाई यही चीज है फंक्शन। ठीक है, दो क्वांटिटीज लेना है जिनके बीच में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? एक अगर बदल रहा है, एक ने भाई रिश्ता तोड़ दिया तो दूसरे को भी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, उसे भी बदलना पड़ेगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर मैं ये जो लिखा है मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिख दूं फिर से, तो क्या कुछ गलत होगा सर? नहीं सर, y सच में x का फंक्शन है, y सच में x का फंक्शन है। ठीक है, इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अब मेरे ख्याल से फंक्शन का बेसिक मतलब हर कोई समझ चुका है कि बस भाई दो क्वांटिटीज है, एक के चेंज होने पर दूसरा चेंज हो रहा है, इसका मतलब दूसरा पहले का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आते एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं रहता हूँ यार जिस जगह पे ना, उसका नाम है सहपुरा, मध्य प्रदेश में है, ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और मेरे से जो नियरेस्ट सिटी है ना वो है जबलपुर। सो इफ आई एम गोइंग ओके फ्रॉम फ्रॉम सहपुरा टू जबलपुर, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम सहपुरा टू जबलपुर, ठीक है, एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट माय जर्नी। ठीक है, मुझे अपनी जर्नी को दिखाना है भाई कि कैसे कैसे करके मैं गया, मतलब क्या बदलाव आए मेरी जर्नी में। ठीक है, मैं ये बोल दूं ठीक है, कि किसी टाइम, अब मेरे पास मैं लेता हूँ दो चीजें, मैंने क्या बोला था, दो अपने को क्वांटिटीज चाहिए मार्केट में। ठीक है, ग्राउंड पे दो क्वांटिटीज को उतारना है। मैं बोला किसी टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट में मैंने 10 किलोमीटर चला, d इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, टी इज इक्वल टू भाई 20 मिनट में डी इज इक्वल टू मैं था 30 किलोमीटर पे। ठीक है, एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रही होगी मेरी जर्नी को। ठीक है, मेरे घर से जबलपुर की जो डिस्टेंस है वो है 80, ओ माई गॉड यार बन जा 80 किलोमीटर। ठीक है, जैसा भी बनाया चला लेना यार। तो किसी टाइम जब 10 मिनट हुआ था, 10 मिनट हुआ था, तो ये जो डिस्टेंस थी वो थी 10 किलोमीटर। ठीक है, और जब अगला 10 मिनट में चला, ओ भाई थोड़ी सी सीधी लाइन खींच जाओ यार, अगला 10 मिनट मैंने चला, ठीक है, तो जो डिस्टेंस भाई मैंने चल ली टोटल 20 मिनट में, मैं था 30 किलोमीटर्स पे। अगला अगला फिर से मैं अगला जब 10 मिनट मैंने चला, ठीक है, तो टोटल कितने मिनट चल चुका हूँ मैं? 30 मिनट, 10 10 10 30 मिनट। मैं था भाई यहाँ पे 50 किलोमीटर पे। 50 किलोमीटर में 80 किलोमीटर को थोड़ा सा हम मिटा के नीचे लिख देंगे ताकि अच्छे से हम समझ सकें। 80 किलोमीटर, ठीक है, ये भाई ये है मेरा घर। ठीक है भाई, जैसा भी बन गया है। अब यार शहर को कैसे बनाते हैं? ओ भाई कुछ ऐसा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देता हूँ मैं। ठीक है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ये, किला है ये। ठीक है, तो ऐसे, तो यार तुम देखो मैंने क्या बोला, मैं टी इक्वल टू 30 मिनट में, टी इज मैं हर बार भाई अपनी तो घड़ी देख रहा हूँ। मैंने लेट से मैंने 2 बजे निकला था, 2 बज के 10 मिनट में मैं 10 किलोमीटर पार कर चुका था, 2 बज के 20 मिनट में मैं 30 किलोमीटर पार कर चुका था, और 2 बज के 30 मिनट में मैं 50 किलोमीटर पार कर चुका था। यार एक बात बताओ, जब 10 मिनट पे था तो डिस्टेंस की कुछ और वैल्यू आ गई, 10 किलोमीटर चला, अगले इस 10 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर चला, तभी तो मैं 30 किलोमीटर में था। ये बीच का मैंने कितना चला? बीच का मैंने 20 किलोमीटर चला, तभी मैं 30 किलोमीटर में था। अगले 10 मिनट में फिर से सर मैंने 20 किलोमीटर चल लिया, तभी तो मैं 50 किलोमीटर में पहुंचा। तो सर टाइम के साथ साथ ना आपकी जो चलने वाली डिस्टेंस है, आप कितनी डिस्टेंस चल रहे हो वो बदल रही है।
बदल रही है ना। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं डिस्टेंस बदल रही है, किसके बदलने पे? टाइम के बदलने पे। तो मेरी डिस्टेंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो क्या कुछ गलत है भाई? तो क्या कुछ गलत है भाई? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम सही लिखा है अपने। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बदल रही है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बदल रही है। तो डिस्टेंस तो टाइम की फंक्शन हो गई ना। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, इतना तो कम से कम सबको समझ में आ गया। चलो यार बहुत बढ़िया। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना, कि एक क्वांटिटी के चेंज होने पे दूसरी क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी उस क्वांटिटी का फंक्शन हो गई। बहुत बढ़िया। अब आपको कभी क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन कहीं पे लिख गया है फिजिक्स में, भाई क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या किसी को डर लगेगा? नहीं, हम तो सीधे लिख देंगे डी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है। अब एफ ऑफ टी कैसा हो सकता है, थोड़ा सा फिर से मैं आपको ऊपर लेके चलूंगा, थोड़ा सा फिर से मैं आपको ऊपर लेके चलूंगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने कैसे दिखाया है, रिप्रेजेंटेशन से तो कर देते हैं। y इज इक्वल टू, जहां पे y इज इक्वल टू 4x+2 लिखा हुआ है, उसी तरीके से यार ये क्या है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो है, x का एक फंक्शन ही तो है ये y इज इक्वल टू। ऐसा ही ये एफ ऑफ टी कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको 5-6 टाइप के कर्व बताए थे पिछली बार, ठीक है, 5-6 तरीके के मैंने आपको कर्व सिखाए थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, भाई मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 4t+2, फॉर एन एग्जाम्पल, 4t+2, है ना, आप कुछ भी वैल्यू रख दो उसके साथ और ये चेंज होता रहे। या 4t² + 2, पैराबोला मैंने आपको पढ़ाया था, y² इज इक्वल टू 4ax+c, ठीक है। d² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4t, d² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं भाई 4t, ठीक है। तो फंक्शन एफ टी जो है ना, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कर्व्स बताए थे, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। बस इतना समझना जरूरी है कि डिस्टेंस जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। सर आ गया समझ में, सर आ गया समझ में, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये स्लाइड जिसको नोट करनी है नोट कर ले, अदरवाइज आई विल बी पिनिंग दिस इन डिस्क्रिप्शन, और आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ टेलीग्राम ग्रुप वेयर आई विल बी अपलोडिंग ऑल दीज स्लाइड्स, सो दैट यू कैन फाइंड इट एनी टाइम यू वांट। और वैसे तो साथ साथ नोट करना चाहिए यार, जब मैं कोचिंग कर रहा था ना तो मैं इसी को प्रेफर करता था, मैं कभी किसी की कॉपी लेना प्रेफर नहीं करता था, until unless it's an special case like I was not able to attend the classes। इसके अलावा भाई मैं हमेशा अपने नोट्स बनाना प्रेफर करता हूँ। मैं, बहुत सारे लड़के रहते थे जो क्लास में जाके भाई फोटो खींचते थे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है उसकी फोटो खींच रहे हैं, बाद में जाके घर में, क्यों भाई क्यों? अभी लिखते चलो साथ ही साथ, मैं लिखता हूँ उस टाइम पे लिख लिया करो, वैसे भी मैं लिखने के बाद समझाता हूँ, है ना। तो चलते हैं भाई अगली साइड में। अब फंक्शन आपको सबको समझ में आ गया होगा। कुछ ना, पिछले लेक्चर में मैं जब आपको कर्व्स बता रहा था, कर्व्स, तो ना एक चीज मैंने आपसे बोली थी, अगर याद हो किसी को तो, कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना बाद में बताऊंगा। आते हैं, आते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, क्या है ये, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ x। और किस तरीके का फंक्शन है ये है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, y x का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसको बोलते हैं साइन एक्स और साइन थीटा, है ना, ठीक है। साइन थीटा का जो कर्व होता है ना भाई, आप साइन एक्स ले लो, दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा। अगर एक्स एक्सिस में थीटा को रिप्रेजेंट कर दूं मैं, एक्स एक्सिस में मैं थीटा को रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा का अगर बहुत भाई 10वीं से जो भी लड़के पढ़ के आए होंगे 10th, उनको पता नहीं होगा, उन्होंने साइन थीटा पढ़ लिया होगा, उसकी वैल्यू की साइन 90 सर 1 होता है, साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है। वो कैसे आता है ना, यहाँ पे देखो आप, इसको कहते हैं साइन थीटा का कर्व, है ना। हर एक इक्वेशन जो आपने पढ़ी है ना, वो एक कर्व के फॉर्म में है। यहाँ पे उसका कर्व बना हुआ है साइन थीटा। अब साइन थीटा देखो 0 पे 0 होता है, 0 इधर पे, ओरिजिन तो 0 होता है ना भाई, इतना तो इतने बार कोऑर्डिनेट एक्सिस बना चुका हूं मैं, सबको पता होगी। ओरिजिन, ओरिजिन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, ओरिजिन 0 होता है सर। अब π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, देखो 90 मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, भाई सबको पता होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, π/2 पे इसकी वैल्यू होती है 1, 1, ठीक है। माइनस π/2 पे सर माइनस माइनस 1। तो इस तरीके का सांप के जैसे एक कर्व दिखता है ना, पाई पे जाके साइन की क्या वैल्यू हो जाती है, साइन पाई इज इक्वल टू अगेन 0। तो भाई ये है साइन थीटा, यही है साइन थीटा जो इतने दिनों से पढ़ते हुए आए हो, ऐसा दिखता है साइन थीटा, ठीक है सर। ऐसा कुछ दिखता होगा, मान लेते हैं आपकी बात, अरे मानना नहीं है भाई, यही है। यहाँ आ जाओ, देख लो कॉस थीटा को, कॉस एक्स या कॉस थीटा, एक्स में अगर फिर से मैं थीटा रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे इस लाइन पर थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा।
कॉस थीटा यार 0 पे, कॉस 0 डिग्री क्या लिखते आए हो आजकल आज तक आप लोग, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 0 है, जहाँ पे ना ओरिजिन पे 0 होता है, x की वैल्यू 0, उस जगह पे y इज इक्वल टू कॉस 0 रख दूं तो 1 मिल रहा है मुझे, ये y आ गया 1 1, है ना। फिर अगर मैं cos 90 रख दूं पाई बाई 2, तो यहाँ पे आके cos की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 0, अगेन 3 पाई बाई 2 पे या माइनस पाई बाई 2 पे। भाई इस तरीके से सांप के जैसे इसका भी कर्व होता है, ये दोनों कर्व अलग हैं, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, जिसे अच्छे से समझना है ना। ये 0 से होके जा रहा है, ये 1 से होके जा रहा है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे ये 0 से होके जा रहा है, ओरिजिन पे ये 1 से होके जा रहा है। ठीक है सर, नोट्स कर लो, बना लो भाई जिसको बनाना है इसको। ठीक है, पॉज करके भी बना सकते हो वैसे। चलते हैं भाई अपने अगले कर्व पे। ओहो, अगला कर्व कौन है हमारे पास? अगला कर्व भाई जो बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, जिसे हम बुलाते हैं टेन थीटा, है ना। y इज इक्वल टू टेन एक्स। टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो हर किसी को पता होगा, लेकिन टेन 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हर किसी को पता होगा। ये देखो, टेन का जो कर्व रहता है ना कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ बीच में जब 0 और पाई बाई 2 के बीच में कोई अगर पॉइंट होगा पाई बाई 4, उस पर आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे टेन की, वो होती है 1, ठीक है। टेन 45 क्या होता है 1, तो यहाँ कहीं अगर 1 आ रहा है और यहाँ कहीं पाई बाई 4 आ रहा है, ये पाई बाई 2 मैंने इस रेड लाइन के लिए लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 आपको। टेन का ग्राफ भाई कुछ ऐसा होता है, ठीक है। टेन का ग्राफ भी अब आप देख चुके हैं, बहुत ही बढ़िया यार। तो जिसे नोट करना वो नोट कर सकता है टेन। और अदरवाइज भाई आप ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने ही वाले हैं मैथ्स में, जब भी आप मैथ्स का कोर्स कर रहे होंगे आईआईटी के लिए, या इन जनरल जो 12th के स्टूडेंट्स हैं 11th के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने ही वाले हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जस्ट बिकॉज अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ, फिजिक्स में ये सब आने वाला है, फिजिक्स में आपको इन सब चीज़ों को टैकल करना है, देखना है। इसलिए आपको, अगर आपने बहुत बाद में जाके आप पढ़ने वाले हो भाई, है ना, तो पहले से एक बेसिक नॉलेज हो जाए, बढ़िया रहता है। ठीक है, टेन का भी कर्व हर कोई देख चुका है। अब आते हैं भाई, दो तीन चीज़ें पढ़ाई मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में। पहले जो मेरा बेसिक सीरीज का पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको कुछ कर्व्स बता दिए, पैराबोला बताया, लाइन बताई, हाइपरबोला बताया आपको, है ना। और एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, इन सब के कर्व बता दिया। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स कर्व्स भी बता दिए, फंक्शन मैंने पढ़ा दिया आपको। अब यार थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यूज करना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ ही चुका होगा अभी तक, कि अगर टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इस तरीके से कुछ चेंज होती है, ठीक है। किसी टाइम 2 मिनट पे मैं चला था 2√2 किलोमीटर, किसी टाइम 4 मिनट पे 4 किलोमीटर चला था, 6 मिनट पे 2√6 किलोमीटर चला था, और 8 मिनट पे मैं 4√2 किलोमीटर चला था। तो इस गिवन डेटा के बेसिस पे, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, और जो फंक्शन आने वाला, अब इतना तो हर किसी को क्लियर हो गया होगा यार, हमने इतना बता दिया कि डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे ये तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है ना हमारी। ठीक है, तो डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो हर बच्चा जान चुका होगा अभी तक, हर बालक बालिका इस बात से वाकिफ हो चुके होंगे अभी तक। ठीक है, वाकिफ हो गए हैं सर। अब अगर ये वाकिफ हो गए हो आप, तो एफ टी क्या है, एफ टी किस तरीके का फंक्शन है, क्या ये लाइन का फंक्शन होगा, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होगा, क्या ये पैराबोला होगा, क्या ये हाइपरबोला होगा, क्या ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक किस टाइप का फंक्शन होगा। एक हमको ये पता करना है, दूसरा हमको प्लॉट करना है, ठीक है। अब यार प्लॉटिंग को लेके पिछले लेक्चर में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। किस किस को याद है वो जरा बताना, जरा बताना। प्लॉटिंग का पहला पॉइंट था कि सबसे पहले तो एक्सिस डिफाइन कर लो। सर एक्सिस डिफाइन कर ली सर, सर एक्स वाई एक्सिस चाहिए अपने को, डिफाइन कर ली। ठीक है, इसको इसकी सही पोजीशन पे लेके आ जाओ, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस हमको चाहिए रहती है हमेशा, ठीक है। तो इस जगह पे अगर मैं वाई डिस्टेंस, वाई पे मैं क्या ले सकता हूँ डी डिस्टेंस को, और इस जगह पे अगर इस जगह पे अगर मैं एक्स को ले लूँ, ठीक है, एक्स मतलब टाइम को, ठीक है सर ले लो आप, तो क्या कुछ बुरा होगा? नहीं भाई। अब मार्किंग तो करनी पड़ेगी भाई, किसी टाइम 2 मिनट पे, किसी टाइम 3 एंड 4 मिनट पे, किसी टाइम 5 एंड 6 मिनट पे, किसी टाइम 6 एंड 8 मिनट पे। हम चले थे, अगर दो इस जगह पे आ रहा है, तो 2√2 से ऊपर यहाँ कहीं पे आ रहा होगा 2√2,
ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 आता है तो इस जगह पे तो 4 ही आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर 5 आता है तो आई गेस दिस इज गोइंग टू बी 2 2 ज़ा 4 एंड रूट 6 समथिंग यार, इसकी वैल्यू देखना पड़ेगा। 2 रूट 6 फिर भी लेट्स से हम ये सोचते हैं 2 रूट 6 यहाँ कहीं पे आ रहा है और 4 रूट 2 दिस इज गोइंग टू बी 7 से तो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, 7 से 8 से छोटा होगा, तो 4 रूट 2, ठीक है। कलर दूसरा लेते हैं, पॉइंट्स मिलाते हैं भाई, पॉइंट्स मिलाते हर बच्चे को आना चाहिए। ये वो पहला पॉइंट है जब 2 मिनट पे हमारी वैल्यू थी 2 रूट 2, फोर्थ मिनट पे हमारी वैल्यू थी सर 4, ठीक है। देन सर 6, 2 रूट 6 थी हमारी 6th मिनट पे, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और 0th मिनट पे तो 0 ही थी सर, 0th मिनट पे तो 0 ही थी हमारी वैल्यू, ठीक है। एंड 8 पे हमको वैल्यू मिल गई। ओके ओके सर, ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ है ना। अब यार ना ऑब्जर्व करने जाओ अगर ना, तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखना। अगर मैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मैंने क्या बताया था आपको, ये होता है पैराबोला। दिखने में कुछ वैसा आया है पैराबोला, इसलिए दिमाग में क्लिक किया कि इसको चूज करते हैं। डी स्क्वायर इज इक्वल टू इन टू टी, अगर मैं बोल दूं 2, ए की वैल्यू तो कांस्टेंट है 1 हो सकती है डेफिनेटली, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अगर आ जाए तो डी की वैल्यू सर 2 रूट 2 मिल रही है प्लस माइनस कुछ, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, इस जगह पे आ जाते हैं, थोड़ी सी जगह निकालते हैं यार, इसी को मिटाते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन को तो इसने पहले मतलब हमारे पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा पॉइंट देते हैं, अगर सर डी इक्वल टू 4 इंटू मैं रख दूं 4 विच इज गोइंग टू बी 16, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 मिल जाएगी अपने को। ओ भाई, दूसरे पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब तीसरे चौथे पॉइंट को जब आप रखोगे ना तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये पैराबोला की है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ किस चीज का आएगा, ऑफ कोर्स पैराबोला का। अब सर आप बोलोगे सर पैराबोला तो आपने कुछ ऐसा बताया था कि ऐसा होता है, यार मेरे भाई, जब आप रूट को सॉल्व करते हो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपका 16 है तो डी की दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 4, तो अगर 4 यहाँ मिला है तो 4 यहाँ पे भी मिलेगा, 2 रूट 2 यहाँ मिला है, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। लेकिन चूंकि चूंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या, ये बताओ, डिस्टेंस, ठीक है सर, मैंने ना 5 मिनट में -2 डिस्टेंस ट्रेवल की। अरे भाई, कोई सेंस बनाती है ये बात? नहीं। लेकिन ये ग्राफ किसका बना है, पैराबोला का बना है। ये तो सेंस बना रहा है, ठीक है। अगर इसको नीचे वाले पार्ट को कवर कर देंगे तो पैराबोला है, मतलब मतलब जो हमारा डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम था, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच वेयर एक्स, सॉरी 4at, ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू 1। ये सर फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है हमारा डिस्टेंस और टाइम का, और ये सर ग्राफ है, ये सर ग्राफ है यार। बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर था भाई ये, मुझे बस इतनी चीजें बतानी थी आपको, ठीक है। अगला टॉपिक डेफिनेटली इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंशिएशन, समथिंग वी कॉल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको ना बेसिक फंक्शंस, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख पाओगे। चलो यार, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर लेना डेफिनेटली और स्लाइड कलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी एंड यू आर लाइकिंग द कंटेंट, है ना। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन का होगा, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन बता दिए हैं, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दिए हैं, है ना। उन सब के ग्राफ्स को बस यार थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ग्राफ्स कैसे दिखते हैं, ये इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, है ना। लेके आना हो सके तो अगले टॉपिक में, अगर आप पढ़ने के लिए बैठो तो, क्योंकि जब मैं आपको वो बताऊंगा ना डिफरेंशिएशन, तो इन ग्राफ्स की बहुत वैल्यू रहेगी वहाँ पे। तो ठीक है यार, यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, अब मेरे बारे में तो जान ही चुके होगे आप लोग, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जरूर फॉलो करो भाई, ठीक है, विच इज डायनेमिक डोज ____। ठीक है यार, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।